आज हम लोग चर्चा करेंगे अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर पार्ट 4। इसमें पहला है अल्कोहल का निर्जलीकरण। काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, पूछा जाता है क्रियाविधि के साथ कि निर्जलीकरण की क्रिया या निर्जलीकरण किसे कहते हैं। एक उदाहरण द्वारा समझाइए, या अल्कोहल का अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण की। तो सिंपली इसको अल्कोहल का निर्जलीकरण कहते हैं, या इसको अल्कोहल का अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण भी कह सकते हैं। तो जब किसी बीटा हाइड्रोजन युक्त अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो वह निर्जलीकृत होकर के अल्कीन बनाता है। यह अभिक्रिया अल्कोहल का अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण कहलाती है। इस अभिक्रिया में कंसंट्रेटेड H2SO4 निर्जलीकारक और उत्प्रेरक दोनों का कार्य करता है। अतः इस अभिक्रिया को अल्कोहल का अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण कहते हैं। जैसे ये कोई प्राइमरी अल्कोहल है CH3 CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल एथेनॉल है। इसमें आया है बीटा हाइड्रोजन युक्त अल्कोहल। तो अल्कोहल में कौन सा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन कहलाता है, इसकी पहचान करेंगे। तो जिस कार्बन पर OH होता है, यानी जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है, वह कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और अल्फा के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। अब बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उनको बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस अल्कोहल में जो एग्जाम्पल लिया गया है, इसमें 1 और 2 3 बीटा हाइड्रोजन है। तो जिस अल्कोहल में बीटा हाइड्रोजन होता है, उस अल्कोहल को अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए तो अल्कोहल का ये बीटा हाइड्रोजन और ये OH, ये दोनों मिलकर के H2O बनाते हैं, और ये इस हाइड्रोजन का जो बांड है वो टूट करके कार्बन कार्बन के बीच आ जाता है। इस प्रकार CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है, मतलब अल्कीन बनता है, और जल का अणु निकल जाता है। तो इस अभिक्रिया में जल का अणु निकलता है, अतः इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। निर्जलीकरण का मतलब होता है H2O का विलुप्त होना। इसी प्रकार अब ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल है, इसमें जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अल्फा हो गया और इसके बगल वाला कार्बन बीटा हो गया। तो दाहिने साइड में भी बीटा कार्बन है, बाएं साइड में भी बीटा कार्बन है, और दोनों बीटा मिलाकर के कुल बीटा हाइड्रोजन की संख्या 6। तो अब इसमें निर्जलीकरण की क्रिया और भी आसान हो जाएगी। 85% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के द्वारा ही ये निर्जलीकृत हो जाएगा। इसमें से भी एक बीटा हाइड्रोजन और एक OH निकल कर के H2O बनाएगा और प्रोपीन बन जाएगा। ये तीसरा एग्जाम्पल टर्शरी अल्कोहल का है। इस टर्शरी अल्कोहल में ये कार्बन अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, यानी इसमें कुल 9 बीटा हाइड्रोजन है। इस 9 में से कोई एक बीटा हाइड्रोजन विलुप्त होगा H2O के रूप में। ये क्रिया और भी आसानी से हो जाएगी, केवल 20% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लगेगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH मिलकर के H2O बना लेंगे और ये अल्कीन प्राप्त होगी। तो इन तीनों अभिक्रियाओं में जल का एक अणु विलुप्त हो रहा है और अल्कीन का निर्माण हो रहा है। ये तीनों अभिक्रियाएं अल्कोहल का निर्जलीकरण अभिक्रियाएं कहलाते हैं। इन अभिक्रियाओं में ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, एल्यूमिना या निर्जल जिंक क्लोराइड का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जा सकता है। यानी ये सभी यौगिक निर्जलीकारक का कार्य करते हैं। इसमें से किसी का भी उपयोग करके अल्कोहल का निर्जलीकरण कराया जा सकता है, लेकिन इम्तहान में अल्कोहल का अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी इस अभिक्रिया का उदाहरण लिखना है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल है जो इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित भी करता है, निर्जलीकृत भी करता है। अतः इस अभिक्रिया को अल्कोहल का अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया
का घटता क्रम इस प्रकार है। सबसे तीव्रता से निर्जलीकरण टर्शियरी अल्कोहल का होता है, उससे मंद गति से सेकेंडरी अल्कोहल का होता है, और सबसे मंद गति से प्राइमरी अल्कोहल का निर्जलीकरण होता है। यानी अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया जैसे जैसे उसका डिग्री बढ़ता जाता है, यानी अल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे निर्जलीकरण की क्रिया भी बढ़ती जाती है। अब अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया को एथेनॉल की क्रियाविधि को एथेनॉल के निर्जलीकरण द्वारा समझेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन ये भी है, पूछा जाता है कि एथेनॉल के निर्जलीकरण अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए, इम्पोर्टेंट है। यानी एथेनॉल का निर्जलीकरण और उसकी क्रियाविधि। एथेनॉल है CH3CH2OH, कंसनट्रेटेड H2SO4 को 100 की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो एथेनॉल का ये CH बांड टूट करके दोनों कार्बन के बीच में आ जाता है और यह OH इस बांड को तोड़ करके निकल जाता है। यानी यह H और OH मिलकर के H2O बना लेते हैं और ये बांड यहाँ आ जाता है, एथिलीन का निर्माण होता है। ये क्रिया कैसे संपन्न होती है इसी का अध्ययन करना क्रियाविधि कहलाता है। यानी एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि। एथेनॉल का निर्जलीकरण की क्रियाविधि निम्न पदों में संपन्न होती है। ये एथेनॉल है CH3CH2OH, इस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं। ये जब सल्फ्यूरिक एसिड के संपर्क में आता है तो सल्फ्यूरिक एसिड से एक प्रोटॉन निकलता है। यह प्रोटॉन अल्कोहल के ऑक्सीजन एटम पर आक्रमण करता है जहां पर लोन पेयर उपलब्ध होता है। H+ इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, यानी इलेक्ट्रोफाइल है। यह इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन इसको प्राप्त होता है ऑक्सीजन पर। तो ये H+ आकर के इससे जुड़ेगा तो OH पहले से है, एक और H आकर के जुड़ जाएगा तो H2O हो जाएगा और ये हो गया CH3CH2OH2। यह ऑक्सीजन परमाणु धनावेशित हो जाता है। H+ को प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन जब अल्कोहल से जाकर के जुड़ जाता है तो बना हुआ स्पीसीज प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहलाता है। तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल हुआ। अब यहाँ पर ऑक्सीजन धनावेशित हो गया जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। यह कार्बन ऑक्सीजन बांड को तोड़ देता है। ये तोड़ने की क्रिया स्लो होती है। यहाँ पर जो जिसमें प्रोटॉन का आक्रमण हुआ है ये क्रिया फास्ट होती है। यहाँ से H2O जो निकल रहा है ये क्रिया स्लो होती है, मंद होती है। तो H2O यहाँ से माइनस हो जाएगा, -H2O, और ये बचा CH3CH2+। तो CH3CH2+ बचा तो इस स्पीसीज को कार्बोकेटाइन कहेंगे। कार्बोकेटाइन का मतलब ऐसा धनायन जिस पर धन आवेश कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है। तो इस CH3CH2+ में से एक हाइड्रोजन हम बाहर कर लेंगे तो ये ओवरऑल CH3 ही है, लेकिन लिखने का तरीका बदल गया है। तो HCH2 सिंगल बॉन्ड CH2+ कार्बोकेटाइन हो गया। अब अगले स्टेप में ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट करके कार्बन कार्बन के बीच चलाएगा और ये हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल जाएगा, ये H+, और ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी एथिलीन का निर्माण हो गया। ये अभिक्रिया पूरी हो गई। अब यह H+ जो निकला है ये जाएगा इससे HSO4- के पास और पुनः H2SO4 का निर्माण कर लेगा। इस प्रकार यह अभिक्रिया सांद्र H2SO4 द्वारा उत्प्रेरित होती है, इसलिए और निर्जलीकृत भी होती है। इसलिए इस अभिक्रिया को एथेनॉल का अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण क्रिया भी कहते हैं। चौथी अभिक्रिया ऑक्सीकरण की है। ऑक्सीकरण की क्रिया में कार्बन ऑक्सीजन बंध भी टूटता है, कार्बन हाइड्रोजन बंध भी टूटता है। यानी अल्कोहल की ऑक्सीकरण क्रिया में CO और CH दोनों प्रकार के बांड टूटते हैं और एक नए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन का निकलना होता है। तो जब अल्कोहल की ऑक्सीकरण क्रिया होती है
तो उसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु एक H2 के रूप में निकलते हैं, अतः यह अभिक्रिया डिहाइड्रोजिनेशन भी कहलाती है। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यानी अल्कोहल का फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट एल्डिहाइड होता है और सेकेंड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो बात यहाँ हो रही है प्राइमरी अल्कोहल की। प्राइमरी अल्कोहल का क्रियात्मक समूह CH2OH होता है। ये जब ऑक्सीकृत होगा तो CHO में बदलेगा, यानी CH2OH का परिवर्तन CHO में होगा। फर्दर जब ऑक्सीडेशन होगा तो CHO का परिवर्तन COOH में होगा। यानी प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में पहले ऑक्सीकृत होता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत होता है। अगर अल्कोहल से सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करना हो तो इसके लिए किसी प्रबल ऑक्सीकारक जैसे अम्लीय केमेनोफोर या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग किया जाता है। जैसे एथेनॉल है, एथेनॉल की क्रिया जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कराई जाती है तो एसिटिल्डिहाइड बनता है, फिर ये ऑक्सीकृत होकर के एसिटिक एसिड बनाता है। यानी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, वे क्रिया बीच में नहीं रुकेगी। यानी एल्डिहाइड अल्कोहल का जब किसी प्रबल ऑक्सीकारक के साथ ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये सीधे जाकर के कार्बोक्सिलिक एसिड पर ही रुकता है, बीच में एल्डिहाइड पर अभिक्रिया नहीं रुकती है। अब अगर अल्कोहल के ऑक्सीकरण को एल्डिहाइड पर ही रोकना हो तो इसके लिए क्रोमियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है ऑक्सीकारक के रूप में। यानी अल्कोहल के ऑक्सीकरण को अगर एल्डिहाइड पर ही रोकना हो तो क्रोमिक ऑक्साइड का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। जैसे ये 1 डिग्री अल्कोहल है, क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में एल्डिहाइड का निर्माण करता है। अब इसके ऑक्सीकरण की क्रिया इसके आगे नहीं होती है। यानी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल के लिए अगर क्रोमियम ऑक्साइड का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है तो ऑक्सीकरण की क्रिया एल्डिहाइड पर ही रुक जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं पहुंचती है। यानी अल्कोहल का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराना हो तो क्रोमियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त करना हो, यानी अच्छी मात्रा प्राप्त करनी हो, यानी प्राइमरी अल्कोहल से अल्कोहल की अधिक मात्रा प्राप्त करनी हो तो इसके लिए PCC माने पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये भी एक प्रकार का प्राइमरी अल्कोहल भी है। इसके लिए अगर पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाए तो CH2OH का ऑक्सीकरण CHO में होता है, यानी ये इतना ग्रुप CHO में बदल जाता है और एल्डिहाइड प्राप्त होता है। PCC की एक विशेषता ये भी है कि ये ऑक्सीजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को टच नहीं करता है। यानी प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड की अच्छी मात्रा प्राप्त करनी होगी तो PCC का उपयोग करेंगे। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड पर ही ऑक्सीकृत तक सीमित करना हो तो क्रोमियम ऑक्साइड का उपयोग करेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल पर अगर क्रोमियम ऑक्साइड का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है तो कीटोन प्राप्त होता है। यानी सेकेंडरी अल्कोहल क्रोमियम ऑक्साइड द्वारा कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जैसे ये सेकेंडरी अल्कोहल है, क्रोमियम ऑक्साइड के द्वारा कीटोन में परिवर्तित हुआ। टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं दर्शाते हैं सामान्य परिस्थितियों में। अगर कोई प्रबल ऑक्सीकारक जैसे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, ये सब ऑक्सीकारक हैं, प्रबल ऑक्सीकारक हैं, तो उच्च ताप पर ये ऑक्सीकरण की क्रिया करते हैं जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है और कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है। इन कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है। अर्थात तात्पर्य ये है कि 3 डिग्री अल्कोहल सामान्यतः ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं दर्शाते हैं। अगर विशेष परिस्थिति बनती है जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय, पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय जैसे प्रबल ऑक्सीकारक अगर प्रयुक्त करते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल में कार्बन कार्बन बंध का विकलन होता है और ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या मूल अल्कोहल की तुलना में कम होती है।
पांचवा रिएक्शन है कॉपर धातु के साथ क्रिया। अगर अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर तप्त कॉपर धातु पर प्रवाहित किया जाए तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है और टर्शियरी अल्कोहल से अल्कीन प्राप्त होती है। यानी अल्कोहल की वाष्प को जब 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर तप्त कॉपर धातु पर प्रवाहित किया जाता है तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है और टर्शियरी अल्कोहल अल्कीन देता है। जैसे ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसको कॉपर धातु के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया गया तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला तो CH3CHO बचा, हाइड्रोजन विलुप्त हो गया। इसी तरह से ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसको कॉपर धातु पर जब प्रवाहित करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिलकर के H2 बना लेंगे और बचेगा CH3C डबल बॉन्ड O, जिसको एसीटोन कहते हैं। इसी तरह से टर्शियरी अल्कोहल है, तो इस टर्शियरी अल्कोहल की वाष्प को जब कॉपर धातु पर ये प्रवाहित करेंगे तो इससे एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण नहीं होगा। इसमें से H2O निकलता है, OH यहाँ से निकलेगा और हाइड्रोजन यहाँ से चाहे यहाँ से माने इन तीनों CH3 में से कहीं एक से निकल जाएगा H2O के रूप में और अल्कीन का निर्माण होगा। यानी ऊपर की दो अभिक्रियाएँ यानी प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन निकलता है जिसको डिहाइड्रोजिनेशन या विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं और टर्शियरी अल्कोहल के केस में H2O निकलता है। यह अभिक्रिया निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहलाती है। इस अभिक्रिया के द्वारा भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद किया जा सकता है। यानी कॉपर धातु के साथ क्रिया या अभिक्रिया का उपयोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के विभेदीकरण में किया जा सकता है। यानी प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन और टर्शियरी अल्कोहल से अल्कीन प्राप्त होता है। इस प्रकार इस अभिक्रिया द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद किया जा सकता है।